नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया 1,45,400 करोड़ का बजट। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। खबर है कि पिछले वित्तीय वर्ष से 2025-26 वित्तीय वर्ष का बजट 13% अधिक है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए झारखंड विधानसभा के बजट में पुरानी पेंशन योजना पर 832 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। खबर है कि इस योजना से 1.62 लाख से अधिक झारखंड के सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कर्मचारियों को फायदा होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस बजट को बताया अंदर से खोखला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बजट को पूरी तरह से खोखला करार दिया है। चंपई सोरेन ने कहा है कि कुल मिलाकर यह बजट नहीं, एक ढोल है जो ऊपर से तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला है। कहने को तो इसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हर बार वही कहानी कही जाती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ का प्रावधान। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें जहां ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है, वहीं झारखंड के आर्थिक हालात को लेकर उम्मीदें जताई गई हैं। बता दें कि महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में करने का ऐलान किया है। बदल गई झारखंड बोर्ड 8वीं-9वीं परीक्षा की तिथि, अब इस तारीख को होगी परीक्षा। झारखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कक्षा 8वीं और 9वीं परीक्षा की नई तारीख घोषित की है। ऐसे में अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर डेट शीट देख सकते हैं। बता दें कि कक्षा 8वीं की परीक्षा 10 मार्च 2025 से शुरू होगी और कक्षा 9वीं की परीक्षा 11 मार्च 2025 से शुरू होगी। झारखंड के कई शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार। झारखंड में मार्च महीने के शुरुआत में ही मई और जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। कई शहरों में तापमान बढ़कर 35 डिग्री के पार हो गया है। वहीं झारखंड के जिन जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है, उनमें झारखंड का जमशेदपुर 37.4 डिग्री, डाल्टनगंज 35.2 डिग्री, बोकारो 35.1, चाईबासा 37.4, पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में 38.9 डिग्री तथा सरायकेला में अधिकतम तापमान बढ़कर 39.3 डिग्री पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 5 मार्च को बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार ने 16 मार्च 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। खबरों की माने तो इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हालांकि अभी तक वेतन आयोग की समिति का गठन नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे बनाया जाएगा जो अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। संभावना जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग लागू होने से पहले ही एक और अच्छी खबर मिली है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने जा रही है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जनवरी 2025 से बढ़कर 56% हो सकता है। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा का रिजल्ट इस दिन होगा घोषित। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 8 मार्च को खत्म हो रही है। हालांकि सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा अभी 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। इसके बावजूद छात्रों में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। सीबीएसई 10वीं का छात्र हो या फिर 12वीं का, हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब घोषित होगा। क्या इस साल भी सीबीएसई 10वीं के साथ ही 12वीं का रिजल्ट जारी होगा या फिर नतीजे अलग अलग तारीखों पर जारी होंगे। पिछले साल यानी साल 2023 में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था। 13 मई को सुबह 11 बजे तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट और दोपहर 1 से 2 बजे के बाद सीबीएसई 10वीं के परिणाम जारी किए गए थे।
उससे पहले साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की घोषणा 12 मई को और उसके पिछले साल 22 जुलाई को की गई थी। लेकिन पिछले साल 12 मई को रविवार होने के चलते बोर्ड ने 13 मई को परिणाम जारी किए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार सीबीएसई 10वीं 12वीं का बोर्ड रिजल्ट सोमवार 12 मई 2025 को घोषित कर सकती है। सरकार ने सोने के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस घटाया, चांदी के मामले में भी कटौती। सरकार ने सोमवार 3 मार्च को सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस में $11 प्रति 10 ग्राम की कटौती की घोषणा की। इसके बाद यह प्राइस घटकर $927 प्रति 10 ग्राम हो गया है। यह कदम सोने में चल रही बिकवाली के बीच उठाया गया है। सेलिंग मुख्य रूप से डॉलर इंडेक्स में उछाल और मुनाफा वसूली से प्रेरित है। सरकार ने सोने के साथ साथ चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में भी $18 प्रति किलोग्राम की कटौती की है। इसके बाद नया प्राइस $1025 प्रति किलोग्राम हो गया है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस में $41 प्रति 10 ग्राम की वृद्धि की थी, जिसके बाद यह $938 प्रति 10 ग्राम हो गया था। वहीं चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में $42 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। इससे लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार सोने और चांदी के दोनों के लिए बेस इंपोर्ट प्राइस का रिव्यू और अपडेशन हर 15 दिनों पर करती है। ये प्राइस भारत में लाए गए सोने और चांदी पर लगाए गए शुल्क की कैलकुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। फास्टैग से अब नहीं कटेगा फालतू का टोल ऑपरेटर्स पर सरकार ने कसी नकेल। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने गलत टोल कटौती के 250 से ज़्यादा मामलों में टोल ऑपरेटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। इस कदम के बाद ऐसे मामलों में 70% की कमी आई है। फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी आरएफआईडी तकनीक से होता है, जिससे बिना रुके टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन कई बार गलत नंबर एंट्री या सिस्टम एरर के कारण से पैसे कट जाते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जाती है और अगर गलत कटौती पाई जाती है तो पैसा वापस कर दिया जाता है। फास्टैग को एनएचएआई ने सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना, ईंधन की बचत करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। फास्टैग से पेमेंट ऑटोमेटिक होता है और इसे मोबाइल ऐप के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। खबरों की माने तो एनएचएआई की टोल मैनेजमेंट बॉडी यानी आईएचएमसीएल अब ऐसे मामलों में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इस भारी जुर्माने के कारण ऐसी घटनाओं में 70% की कमी आई है। वर्तमान में आईएचएमसीएल को हर महीने लगभग 50 ऐसी शिकायतें मिलती हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर 30 करोड़ फास्टैग लेन देन होते हैं। यूपीआई लाइट यूजर्स की मौज, 31 मार्च से बिना झंझट कर सकेंगे 1000 तक का लेन देन। क्या आप यूपीआई का लाइट वर्जन यूज करते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रति लेन देन की सीमा बढ़ चुकी है। बिना झंझट के आप अधिकतम 1000 रुपये तक का लेन देन कर सकेंगे। इससे पहले ये सीमा मात्र 500 रुपये थी। हालांकि यूजर्स को यूपीआई लाइट वॉलेट से अधिक भुगतान करने की सीमा प्रदान कर दी जा चुकी है। यूजर्स को यूपीआई लाइट वॉलेट में 5000 रुपये तक राशि रखने की सुविधा मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की ओर से एक सर्कुलर में नई लिमिट को लागू करने के लिए कहा गया था। यूपीआई लाइट के लिए एनपीसीआई की ओर से नई सीमाओं का ऐलान किया गया था। ऐसे में छोटे मोटे लेन देन आसानी से किए जा सकेंगे। ये सर्कुलर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की घोषणा के अनुरूप लिया गया है। एनपीसीआई ने नई सीमाओं को लागू करने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिया है। एनपीसीआई के तहत यूपीआई लाइट वॉलेट की शेष राशि को बैंक अकाउंट से भेजने की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। इसका पालन सभी बैंक और ऐप्स को करना होगा। बता दें कि यूपीआई लाइट यूजर्स के पास वॉलेट में रकम डालने की सुविधा है, लेकिन अगर उसे पैसे को वापस निकालना हो तो इसके लिए कोई सर्विस नहीं है। वहीं अब यूजर्स को 31 मार्च से इस सुविधा का भी लाभ मिल सकेगा। अगर आपको बार बार वॉलेट में पैसे ऐड करना झंझट लगता है या फिर कभी बैलेंस
कम होने पर ये सोचते हैं कि काश खुद पैसे बैंक खाते से कट जाते हैं, तो अब आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। दरअसल ऑटो टॉपअप की सुविधा के तहत वॉलेट में बैलेंस कम होने पर बैंक खाते से सीधा पैसे कट सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूजर्स को पहले इस मोड को सक्रिय करना होगा।